हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं रिंकी शर्मा आज आपके लिए लाई हूँ कुछ सीडीपी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। ठीक है, तो आज हम इनको देखते हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, तो कुछ नई चीज़ें हैं, कुछ उनसे जुड़ी हुई हैं। तो देखते हैं मेरे साथ। ठीक है, आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, देखते हैं। किस व्यवहारवादी ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको। वो देखते हैं फ्रीमैन और नेक्स्ट ऑप्शन है न्यूमैन, वाटसन, होल्जिंगर। तो फ्रीमैन ने बुद्धि के बारे में भी बताया था, और न्यूमैन और फ्रीमैन इन दोनों ने जुड़वा बच्चे जो होते हैं उनके बारे में बताया था। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है वाटसन। ठीक है, नेक्स्ट आता है अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। अंतर्दृष्टि भी बोलते हैं इसको, या सूझ का सिद्धांत भी बोलते हैं, या इनसाइट थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, जो कोहलर ने प्रयोग किया था, किस पे किया था? कुत्ते पर, वनमानुषों पर, बिल्ली पर, चूहों पर। ठीक है, तो कोहलर ने वनमानुषों पर प्रयोग किया था, लेकिन जो कुत्ते पर प्रयोग किया था वो पावलव साहब ने किया था, पावलव। और इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया था। ठीक है, कि उन्होंने एक कुत्ते को रस्सी से बांध लिया, ठीक है, तो उसके मुंह से लार आती है, वो उसको भोजन देते हैं इस तरीके से। तो उन्होंने इसके बारे में बताया और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया। नेक्स्ट आता है बिल्ली पर। तो ये थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में 3 सिद्धांत बताए थे। प्रयास का नियम, 3 नियम दिए थे: प्रयास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है, तो ये बिल्ली पर प्रयोग किया था। चूहों पर प्रयोग किया स्किनर महोदय ने। ठीक है, तो इन्होंने क्रिया प्रसूत का नियम दिया, क्रिया प्रसूत का नियम। ठीक है, तो इसका आंसर ये वनमानस हो जाएगा। कोहलर ने इनसाइट थ्योरी के बारे में बताया था। नेक्स्ट आता है संवेग का शाब्दिक अर्थ है क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भावों का उथल पुथल होना। इनमें से कोई नहीं। आप भी मेरे साथ करते चलिए। ठीक है, तो क्रोध और भय, खाली संवेग यही नहीं होता कि क्रोध आए हमें और या भय लगे किसी चीज़ को देख के, या स्नेह तथा प्रेम यही दोनों हों। जो हमारे अंदर के उद्गार होते हैं, जो उत्तेजना होती है, जो भाव होते हैं, वो उथल फुथल हो जाए। ठीक है, या हम हमारे अंदर से जो भाव निकलते हैं उनको हम संवेग कहते हैं। संवेग शब्द इमोशन से बना है, इमोशन शब्द इमोवेयर से निकला है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट आता है 4 क्वेश्चन। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान है। ठीक है, विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। तो मनोविज्ञान में बच्चे को सेंटर में रखा गया है। ठीक है, तो शिक्षा हमारी कैसी होनी चाहिए हमारे समाज में, हमारे देश में? तो बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं होनी चाहिए, विषय केंद्रित भी नहीं होनी चाहिए, क्रिया केंद्रित भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा। नेक्स्ट है संवेग, कुंठा, आक्रामकता। ठीक है, तो लक्ष्य जो हमारा है, जैसे कि अभी हमारा पिछली बार जब यूपी टेट का एग्ज़ाम था, तो वो किन्हीं कारणों उसको बंद करना पड़ा, या उसको उसमें बाधा आ गई। ठीक है, वो सही से क्लियर नहीं हो पाया। तो देखते हैं फिर हमें उसके लिए क्या हुआ। लक्ष्य निर्धारित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? ठीक है, तो वो अभिप्रेरणा तो नहीं हुई, हमें प्रेरणा भी नहीं मिली, हमें संवेग भी नहीं हुआ, लेकिन उससे हमें कुंठा जरूर मिली। ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है? ठीक है, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर किसी छात्र को शिक्षक ने डांट दिया और वह घर आकर अपनी छोटी बहन पर उस गुस्से को उतार देता है, तो यह किसका उदाहरण होगा? उदात्तीकरण, उदार उदार व्यवहार नहीं है ये। विस्थापन, विस्थापन, रूपांतर, प्रतिक्रिया निर्माण। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर विस्थापन। कि उसने स्कूल में से जो वो सीख कर आया उसको उसका दूसरी जगह विस्थापित कर दिया उस चीज़ को, तो ये विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन।
7 नंबर क्वेश्चन है मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति एक है क्या? क्या है? समायोजन विकृति है, मनोविच्छेदी विकृति है, चिंता विकृति है, कार्य प्रारूप विकृति है। ठीक है, जो हमारी मनोग्रस्ती होती है, बाध्यता होती है, वो कैसी विकृति होती है? उसको जैसे मन में हमारे बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, बहुत सारी उथल पुथल चीज़ें चल रही हैं कि हमारा एग्ज़ाम है, हम पास होंगे कि नहीं होंगे, बहुत सारी ऐसी बातें आ जाती हैं। ठीक है, तो वो चिंता की विकृति होती है। वो कार्य प्रारूप विकृति भी नहीं हो सकती, समायोजन भी नहीं हो सकता, मनोविच्छेदी भी नहीं हो सकता, वो चिंता विकृति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, मैं कौन, मैं क्या आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं? ठीक है, तो किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो ये किशोरावस्था की भावनाएं होती हैं ऐसी सब। बच्चा खुद को समझ नहीं पाता, इसको आंधी तूफान की भाषा भी, आंधी तूफान की एज भी कहते हैं, एडोलिसेंस कहते हैं। ठीक है, और इसको बाल्यावस्था को कार्ल ब्रूस ने एक अनोखा काल कहा है। बाल्यावस्था में को कार्ल तथा ब्रूस नामक एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अनोखा काल कहा है, जीवन का अनोखा काल। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल, ये पिछली बार आया था पिछली परीक्षाओं में, इसलिए आप इनको नोट भी करते चलिए साथ के साथ, क्योंकि आगे हो सकता है रिपीट भी हो जाते हैं कई क्वेश्चन, या इनसे संबंधित कुछ ना कुछ पूछ लेगा आपसे। 9 क्वेश्चन देखते हैं। बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है, आप इस कथन से, बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है, आप इस कथन से पूर्णतः सहमत हैं, संभवतः असहमत हैं, असहमत हैं, कुछ सीमा तक सहमत हैं? क्या बताएंगे आप? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा असहमत हैं। बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। अरे आप देखिए, आपके घर में छोटा बच्चा है, वो पैदा होते ही ये तो नहीं कहने लगेगा कि नहीं जी मैं देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ या सीएम हूँ या जो भी हूँ। वो धीरे धीरे समाज में ढलेगा और उसी के अनुसार उसमें विभिन्न प्रकार की योग्यताएं पनपने लगेंगी, घर परिवार में जैसे सीखेगा। तो इस बात से हम असहमत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसका कथन है? शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसका कथन है? ये है थॉर्नडाइक, स्किनर, वॉटसन, बैलेंटाइन। तो ये बैलेंटाइन ने कहा है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। इसके बारे में मैंने अभी बता भी दिया, वॉटसन की जो परिभाषा भी पहले दिखाई है वो है। ठीक है, और स्किनर के बारे में बताई दी, क्रिया प्रसूत का नियम दिया था, इन्होंने चूहों पर कबूतरों पर प्रयोग किया था। ठीक है, थॉर्नडाइक ने 3 नियम बताए, अभी बता दिया मैंने पिछले उसमें। नेक्स्ट आता है फ्राइड, 11 नंबर क्वेश्चन, फ्राइड के अनुसार किसी बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु होती है। ठीक है, फ्राइड के अनुसार किसी बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु होती है। तो 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा 5 वर्ष। 2 वर्ष का बच्चा सामाजिकरण के बारे में नहीं जानता, 3 वर्ष का भी नहीं जान पाएगा। तो धीरे धीरे वो बड़ा होगा, उसकी एज अपर होगी, तो वो समाज के तौर तरीकों और नियमों को सीखता चला जाएगा और समाज में, घर परिवार में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर आता है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने विकसित किया? ठीक है, ऑप्शन देखिए, वाइगोत्स्की, बंडूरा, मैस्लो, पियाजे। ठीक है, तो वाइगोत्स्की, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, बंडूरा ने ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, इसका आंसर ये है, बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट आता है मैस्लो। ठीक है, तो इन्होंने आवश्यकता या पदानुक्रमिकता का नियम दिया था। आवश्यकता या पदानुक्रमिकता या मांग का नियम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है पियाजे, इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, संवेदी गामक अवस्था, मूर्त, अमूर्त, और औपचारिक। ठीक है, तो देखते हैं, इसका ऑप्शन हो गया बंडूरम। तो आपको ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है एग्जाम में, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो ये बंडूरा ने किया था, और जो वाइगोत्स्की ने दिया था वो सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का नियम दिया था।
अधिगम का सिद्धांत दिया था। ठीक है, संवेदीगामक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक। ठीक है, नेक्स्ट आता है शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 300 ग्राम, 250 ग्राम, 265 ग्राम, 350 ग्राम। तो इसका जो आंसर है वो 350 ग्राम होता है शिशु के मस्तिष्क का वजन। लेकिन अगर मनुष्य के मस्तिष्क का वजन पूछे आपसे, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन, ठीक है, तो वो होता है 1350 या 1400 दे देगा आपको। तो आपको इनमें से कोई सा भी मिल जाए, 1350 या 1400, तो आपको ये सही करके आना है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन अगर बच्चे का पूछे, शिशु का पूछे तो 350 ग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट, 14 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो इसमें सक्रिय सदस्य जो होंगे वो किशोरावस्था में होंगे, जो 12 से 18 वर्ष की एज है, या 13 भी दे देगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। ये किशोरावस्था है, 12 से 18 वर्ष के बीच की जो आयु है। और बाल्यावस्था इसमें कहा गया है समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। अगर इस क्वेश्चन में से सक्रिय नहीं आए, ये सक्रिय शब्द नहीं आए, तो ये बाल्यावस्था के बारे में हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सदस्य हो जाते हैं? तो वो बाल्यावस्था के हो जाएंगे। अगर सक्रिय पूछे तो किशोरावस्था हो जाएगा। ठीक है, तो ये एज होती है 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था की। इससे पहले की जो होती है जन्म से 5 वर्ष, वो शैशवावस्था की होती है। नेक्स्ट, पिछली वीडियो में मैंने बता भी दिया है आपको। तो ठीक है, आपको ध्यान से देखनी है सारी चीज़ें, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो लिखना, चढ़ना, फुदकना, दौड़ना। ठीक है, जिस चीज़ में हमारी मसल्स को ज़्यादा काम करना पड़े, जिससे हमारे मसल्स में मांसपेशियों में थकान उत्पन्न हो, वो सूक्ष्म गतिक नहीं होगा। तो देखिए, चढ़ना, हम कहीं चढ़ रहे हैं किसी पहाड़ी पर या और किसी छत पर चढ़ रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं, लंबी चढ़ाई, तो उसमें हमारा ज़्यादा मांसपेशियाँ थकेंगी, फुदकने में भी थकेंगी, दौड़ने में भी थकेंगी। ठीक है, तो लिखना क्या है, हम सिर्फ फिंगर्स का यूज़ कर रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं आराम से, तो इसका ऑप्शन लिखना हो जाएगा। ठीक है, सूक्ष्म गतिक कौशल। मानव विकास है, मानव विकास क्या है? मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक, अमापनीय, और फर्स्ट या सेकंड दोनों। मानव विकास मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखते हैं। निम्न में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस। ठीक है, सबसे प्राइमरी जो सोशलाइजेशन होता है बच्चे का, वो घर परिवार में रह के होता है। तो ठीक है, तो इसमें सेकेंडरी पूछ रहा है। अगर प्रारंभिक पूछता तो आप परिवार एवं पास पड़ोस लगा देते इसमें, लेकिन जो द्वितीयक सामाजिकरण के अंतर्गत आते हैं तो वो विद्यालय होता है। परिवार के बाद में बच्चा विद्यालय जाता है। ठीक है, विद्यालय के बाद में मीडिया वगैरह में इन सबसे रूबरू होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 18 क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस का कलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही लिए हैं मैंने छांट के, तो आप इनको देख लीजिए। इनसे संबंधित जो भी चीज़ें बता रही हूँ उनको भी नोट करते चलिए, ताकि उनसे संबंधित कुछ भी पूछ लिया आपसे एग्जाम में तो आप उसको सही करके आए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, ये सब ऑप्शन है। अवबोध, ज्ञान, इसमें गलत दे रखे हैं, क्रम से नहीं दे रखे हैं, तो आपको सही क्रम बताना है इसका। ठीक है, तो ये पिछली बार जो परीक्षा लीक हुई थी, हमारा पेपर आउट हुआ था यूपी टेट का, उसमें भी क्वेश्चन आया था, उससे पहली भी परीक्षाओं में ये पूछ लिया गया है आपसे। तो ठीक है, आप बताएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ज्ञान होगा,
हम किसी बच्चे को ज्ञान कराएंगे, फिर वो बच्चा उसका अवबोध करेगा, फिर अनुप्रयोग करेगा और फिर उसका विश्लेषण और संश्लेषण करेगा और लास्ट में उसका मूल्यांकन होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4D। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है, ये संज्ञानात्मक क्षेत्र जिसने दिया था वो टैक्सोनॉमी से लिया गया है, ब्लूम टैक्सोनॉमी से, बेंजामिन ब्लूम ने दिया है इसको। ठीक है, तो उन्होंने ये 6 स्तर बताए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, तो इसमें से आपको क्रम भी पूछ लेगा और फर्स्ट पोजीशन भी पूछ लेगा, पिछली बार पोजीशन ही पूछी थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 क्वेश्चन को। निम्न में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, उपयुक्त सभी। अभिप्रेरणा के घटक क्या हैं? ठीक है, हमें जब तक किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी तब तक हम मोटिवेट नहीं होंगे। ठीक है, अंतर्नोद, जब तक हमारी अंतर्मन नहीं कहेगा किसी बात के लिए, अंतर्नाद नहीं होगा हमारे अंदर, तब तक हमारे अंदर अभिप्रेरणा नहीं आएगी, मोटिवेशन नहीं आएगी। हमको प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा तो तब भी मोटिवेशन नहीं आएगी हमारे अंदर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, सारे सही हो जाएंगे इसके। आवश्यकता भी होती है मोटिवेशन के लिए, अंतर्नोद भी होना चाहिए, प्रोत्साहन भी होना चाहिए। ठीक है, बच्चे को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखते हैं, 20 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? ठीक है, संचयी होना, दिशात्मक होना, विशिष्ट होना, अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। विकास की विशेषता नहीं पूछ रहा, अगर विशेषता पूछता तो आपको संचयी होना, दिशात्मक होना, ये सही, सब सही हैं। संचयी भी होता है, विकास दिशात्मक भी होता है, विशिष्ट भी होता है, लेकिन अनियंत्रित एवं स्वतंत्र नहीं होता है। ये पिछली बार एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं इसमें। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से देखना है, आपको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर लेना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 21 क्वेश्चन। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है प्रतिपुष्टि, पुनः योजना, पुनः प्रतिपुष्टि, पुनः शिक्षण। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये पिछली बार एग्जाम में आया था, प्रतिपुष्टि, इस पुनः योजना, पुनः प्रतिपुष्टि, तो इसका पुनः रीफीडबैक होगा आंसर। ठीक है, तो इसका हर बार आता है, एक सर्कल है इसमें, पहले हम लेसन प्लान बनाएंगे, पाठ्य योजना जिसे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, शिक्षण होगा। जब हम माइक्रो टीचिंग करते हैं तो उसमें 6 मिनट का शिक्षण दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद प्रतिपुष्टि होगी, फीडबैक दिया जाएगा हमें 6 मिनट का फीडबैक, 6 मिनट का। उसके बाद फिर उसके बाद में जो हमारा एग्जामिनर है, जो पीछे बैठा रहेगा, उसके बारे में हमें बताएगा। फिर हमको दोबारा से पुनः पाठ योजना बनानी पड़ेगी, पुनः फिर शिक्षण करना होगा, री लेसन प्लान बनाना होगा, री टीचिंग करनी होगी, उसके बाद रीइंफोर्समेंट मिलेगा, पुनः प्रतिपुष्टि। ठीक है, और ये पूरा टाइम जो होता है वो होता है 36 मिनट का। तो आप इसको देख लीजिए, पिछली बार जो टेट की परीक्षा हुई थी उसमें ये 36 मिनट पूछ लिया था कि एक टीचिंग के लिए कितना टाइम होना चाहिए, एक माइक्रो टीचिंग कितने टाइम में ख़त्म हो जानी चाहिए, तो ये 36 मिनट थी। और इसके बारे में ये सारी चीज़ों को आप ध्यान से देख लीजिए, पाठ योजना, शिक्षण, फीडबैक, कौन से किस किस के बाद क्या आता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 22 क्वेश्चन पे, प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है? ठीक है, मॉन्टेसरी, फ्रोवेल, किलपैट्रिक, ह्यूरिस्टिक विधि। तो मॉन्टेसरी ये मारिया मॉन्टेसरी ने दी थी, फ्रोवेल ने किंडरगार्टन विधि दी थी। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए। किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि दी थी, इसको परियोजना विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परियोजना विधि, इसका सेकंड नाम है। अगर प्रोजेक्ट के बाद में या परियोजना भी दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किलपैट्रिक इसका सही आंसर है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि दी थी आर्मस्ट्रॉन्ग ने, आर्मस्ट्रॉन्ग। और फ्रोवेल ने दी थी किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन विधि। तो आपको सारे क्वेश्चनों को नोट भी करते रहना है साथ के साथ, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे की ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया?
संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया? तो इसका सीधा सीधा आंसर है 52वां, 86वां, 68वां, 22वां। तो इसका 86वें संविधान संशोधन के अनुरूप हमारी शिक्षा को अधिकार मिला था। ठीक है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 24 क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो निरंतरता, समन्वय, वैयक्तिकता, ये सभी सिद्धांत वृद्धि और विकास से संबंधित हैं, लेकिन इसमें इन सब चीज़ों का वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं दे रखा है। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन बी है इसका। 25 क्वेश्चन पे चलते हैं। सामान्य बुद्धि बालक किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? सामान्य बुद्धि बालक, जिस बच्चे की सामान्य बुद्धि है, वो अच्छी तरह से कब बोलना सीख जाते हैं या अच्छी तरह से कब अपनी बात को कह पाते हैं? 11 माह, 16 माह, 34 माह, 51 माह। तो वो 34 माह के बच्चे सही अपनी बात को रख पाते हैं और बोल पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक संवेग है? उद्दीपक, स्मृति, आमोद और ध्यान। ठीक है, उद्दीपक नहीं है इसमें, किसी चीज़ कोई उद्दीपक है, स्टिमुलस है, उसको हम संवेग नहीं बोल सकते। स्मृति है, स्मृति कोई चीज़ हम ध्यान कर रहे हैं तो स्मृति हमारे माइंड से संबंधित है। ध्यान भी हमारे माइंड से संबंधित है क्योंकि हम ध्यान लगा रहे हैं उस चीज़, वो हमारा इमोशंस नहीं है। लेकिन यहाँ जो आमोद है वो संवेग से संबंधित है। ठीक है, इमोशन से संबंधित है। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन आता है, सूक्ष्म शिक्षण है मूल्यांकन शिक्षण, वास्तविक शिक्षण, अवश्रेणीयन शिक्षण, प्रभावशाली शिक्षण। इन क्वेश्चनों को इसलिए और लिया है मैंने, कई क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जिसको देखने पे भी हमें ऐसा लगेगा कि ये ऑप्शन ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें कन्फ्यूज़न है। तो इसलिए मैं आपके लिए थोड़ा डिस्क्राइब भी कर रही हूँ और आप इनको लिखते भी चलिए कहीं। ठीक है, तो इसमें मूल्यांकन शिक्षण, वास्तविक शिक्षण, अवश्रेणीयन शिक्षण, प्रभावशाली शिक्षण। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है? ये अवश्रेणीयन शिक्षण हो जाएगा इसका दूसरा नाम, सूक्ष्म शिक्षण का दूसरा नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव। शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव उदाहरण है, किसका उदाहरण है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल का, प्रस्तावना कौशल का, पुनर्वलन कौशल का, समापन कौशल का। ठीक है, तो प्रस्तावना होती है जो हम लेसन प्लान तैयार करते हैं, जो बच्चे के पूर्व अनुभव से पहले हम चीज़ों को प्रस्तावित करते हैं या अपनी प्रस्तावना में लिखते हैं। ठीक है, पुनर्वलन कौशल, बच्चे को क्लास में जब हम पढ़ा रहे हैं तो उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं या नेगेटिव दे रहे हैं, वो हो गया पुनर्वलन कौशल। समापन हो गया पाठ के अंत में जो हम उसको बताते हैं, समापन, उसको समापन कौशल कैसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। आपका आंसर सही हो जाएगा ये। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन सीरीज कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, और लाइक शेयर ना किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज़। थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमें कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू सो मच।